14 फरवरी 1981 बदले की आग में झुलस रही चंबल की डकैत फूलन देवी अपनी गैंग के साथ उत्तर प्रदेश के मेहमई गांव पहुंचती है। फूलन की गैंग के डाकू गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, हर घर में लूटपाट करते हैं और गांव वालों के चौराहे पर इकट्ठा करते हैं। इनमें से 22 राजपूतों को बीच में खड़ा किया जाता है और हाथ में मेगाफोन लिए फूलन देवी कहती है, अरे ओ गांव वालों, बता दो कि मेरे दुश्मन कहाँ हैं और लालाराम गैंग को कौन खाना देता है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तभी फूलन देवी गुस्से से आग बबूला हो गई और अपने गैंग के साथ मिलकर उन 22 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जमीन में धस रही गोलियों से उड़ रही धूल, खून के फव्वारे, बंदूकों का धुआं और तेज शोर के बीच देखते ही देखते 22 में से 21 ठाकुरों की मौत हो गई। फूलन अपनी गैंग के साथ जयकारा लगाते हुए वहां से चली गई, लेकिन उसकी डकैत गैंग के 3 मेंबर्स वहीं खड़े थे, धुआं शांत होने के बाद ये देखने के लिए कि मुर्दों में से कोई जिंदा तो नहीं है। तभी उनमें से जंतर सिंह नाम के एक शख्स ने आग खोली, जो गोलीबारी में बच गया था और फूलन के साथियों ने उसके सीने पर बंदूक रखते हुए गोली चला दी। लेकिन खुशकिस्मती से सीने में गोली खाने के बाद वो लड़का जंतर सिंह जिंदा बच गया और मेहमई कांड का चश्मदीद गवाह बनकर सालों तक फूलन देवी के खिलाफ आवाज उठाता रहा। इस हत्याकांड से पूरे देश की रूह कांप गई। मीडिया ने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन का टाइटल दिया। देश भर की राजनीति में गहमा गहमी फैल गई और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फूलन देवी लालाराम गैंग से किस बात का बदला लेना चाहती थी? कैसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ बाल विवाह, पति द्वारा किया गया यौन शोषण, सामूहिक बलात्कार और समाज द्वारा नकारा जाना जैसी मुसीबतों ने फूलन देवी को बनाया चंबल की सबसे बड़ी डकैत? कैसे किया था फूलन देवी ने सरेंडर और क्या है जेल से रिहा होकर संसद बनने और सरेआम मारे जाने तक की फूलन देवी की कहानी? जानेंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में। साथ ही उनका दर्द भरा यादगार भाषण भी सुनेंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म सन 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित गोहरा का पुरवा गांव में हुआ था। एक अत्यंत गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन देवी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही फूलन एक बेहद गुस्से वाली लड़की थी, जो अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। ये बात गांव वालों को तभी समझ आ गई थी जब फूलन के चाचा ने उसके पिता की जमीन हथिया ली थी और अपनी जमीन के लिए महज 10 साल की उम्र में फूलन खुद से कई साल बड़े अपने चचेरे भाइयों से लड़ पड़ी थी। उसने जमीन पर धरना दे दिया था और बड़े भाई ने उसके सिर पर ईंट भी मार दी थी। फूलन की लड़ाई चलती रही, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश के इन पिछड़े गांवों में एक मल्लाह की बेटी का बड़े लड़कों से लड़ जाना समाज के लिए गवारा नहीं था और अपने हक के लिए आवाज उठाने की सजा भी फूलन को ही मिली। उसके पिता ने उसका बाल विवाह करवा दिया। 12 साल की उम्र में फूलन का ब्याह 30 साल बड़े अधेड़ उम्र के आदमी पुट्टी लाल से करवा दिया गया, जिसने शादी के तुरंत बाद फूलन का बलात्कार किया और सालों तक यौन प्रताड़ना देता रहा। धीरे धीरे फूलन की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे मायके वापस आना पड़ा, लेकिन यहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। फूलन के अपने पिता ने उससे पीछा छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन में एक नकली कंप्लेंट कर दी कि फूलन ने उसकी सोने की अंगूठी चुराई है। पुलिस वालों ने फूलन को अरेस्ट किया और कहा जाता है कि लॉकअप में 2-3 रातें गुजारने के दौरान उसका बलात्कार किया गया था। इन सभी अत्याचारों की वजह से फूलन की मानसिक स्थिति पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। जेल से छूटने के बाद फूलन के पिता उसे वापस ससुराल भेज देते हैं, जहां जाकर पता चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की और उसे गांव वापस लौटना पड़ा। अब फूलन का उठना बैठना कुछ लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं के गैंग से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगी और साल 1989 में वो एक दिन अचानक चंबल पहुंच गई। हालांकि फूलन ने ये कभी क्लियर नहीं किया कि अपनी मर्जी से उनके साथ गई या फिर उन लोगों ने उन्हें उठा लिया। इसे लेकर फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। खैर, वजह चाहे जो भी हो, यहाँ से फूलन के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है, जिसमें यौन शोषण, दर्द, प्यार और बदले की
जाति का था। मगर फूलन अपने नए दोस्तों के साथ थोड़ा हंस खेल कर जीवन बिता ही रही थी, तभी एक और मुसीबत उसका दरवाजा खटखटाती है। दरअसल एक रात बाबा गुज्जर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी फूलन के चीखने चिल्लाने पर विक्रम मल्लाह वहां पहुंचता है और उसकी बाबा गुज्जर के साथ कहासुनी हो जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो बाबा गुज्जर को गोली मार देता है और खुद गैंग का सरदार बन जाता है। जिसके बाद विक्रम मल्लाह और फूलन देवी की प्यार की बातें पूरे गिरोह में फैल जाती है। वो फूलन देवी को हथियार चलाना सिखाता है और डकैतों का ये गिरोह लूटपाट और अपहरण जैसे काम करने लगता है। इसी बीच फूलन देवी पूरे गिरोह के साथ अपने पति पुट्टी लाल के गांव जाती है और उसे घर से निकालकर बीच चौराहे पर इतना मारती है कि वो अधमरा हो जाता है। जिसके बाद फूलन देवी सबके सामने ऐलान करती है कि अगर आज के बाद इस गांव का कोई भी आदमी बच्चियों के साथ शादी करेगा और जबरदस्ती करेगा तो उसे मैं खुद गोली मार दूंगी। कुछ महीनों बाद श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर नाम के दो डकैत जेल से रिहा होते हैं और विक्रम मल्लाह से मिलने जाते हैं। दरअसल ये दोनों भी बाबा गुज्जर की गैंग के सदस्य थे, लेकिन जब विक्रम मल्लाह ने बाबा गुज्जर की हत्या की तब ये दोनों जेल में कैद थे। विक्रम मल्लाह के इस गैंग में राजपूत और मल्लाह दोनों जाति के सदस्य थे, लेकिन राजपूत ज्यादा थे। इसलिए श्रीराम और लाला ठाकुर ने विक्रम मल्लाह के खिलाफ भड़काने लगे कि विक्रम ने एक लड़की के चक्कर में अपने सरदार को मार दिया, जो गलत है, और उन्होंने राजपूत डकैतों के साथ अपनी नई लाला राम गैंग बना ली। फिर दोनों गैंग की लड़ाई शुरू हुई। विक्रम मल्लाह को मार दिया गया और लाला राम गैंग फूलन का अपहरण करके मेहमई गांव ले गई, जहां फूलन को भूखे प्यासे कमरे में बंद कर दिया गया और अगले 3 हफ्तों तक फूलन का यौन शोषण किया गया। कहा जाता है कि सामूहिक बलात्कार में 3 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। फूलन को इतनी तकलीफ पहुंचाई गई कि वो अपनी जिंदगी के सामने हार गई और उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और विक्रम मल्लाह के साथ काम करने वाला मान सिंह मल्लाह नाम का एक शख्स फूलन के जीवन में फरिश्ता बनकर आता है, जो अपने 2 साथियों के साथ मेहमई गांव पहुंचता है और फूलन को इस नर्क से आजाद करके ले जाता है। फूलन कई दिनों तक बीमार रही, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान लेने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया, जिसके बारे में उन्होंने एक सभा में खुलकर बात की थी। मैंने कई दफे सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, पर मैंने सोचा कि मरती तो हजारों लड़कियां रोज हैं। मान सिंह ने पूरे पीहड़ के मल्लाह बागियों को जोड़कर एक गैंग खड़ी की, जिसके लीडर बनी खुद फूलन देवी। और गैंग बनाने के 7 महीने बाद फूलन देवी को खबर मिली कि लाला राम गैंग के कुछ सदस्य बेहमई में एक ठाकुर परिवार की शादी में जमा हुए हैं और 14 फरवरी 1981 के दिन फूलन देवी बेहमई गांव पहुंचती है और गांव के 21 लोगों को मौत के घाट उतार देती है, जिनमें से 2 लोग वो थे जिन्होंने फूलन का बलात्कार किया था। इस घटना को हम बेहमई नरसंहार के नाम से जानते हैं, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। खैर, अब फूलन देवी पुलिस से बचकर कई महीनों तक भागती रही। इसी बीच चंबल के सबसे बड़े गैंग लीडर मलखान सिंह ने जुलाई 1982 में सरकार के सामने सरेंडर किया। 30,000 लोगों के सामने हुए सरेंडर का ब्यौरा देते हुए तब इंडिया टुडे पत्रिका ने लिखा था, हथियार डालते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोमन विजेता जीत कर आया हो। अब सरकार चाहती थी कि फूलन देवी भी सरेंडर करे, जिसके लिए एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को काम पर लगाया गया। उन्होंने ही मलखान सिंह का भी सरेंडर करवाया था और एक दिन उन्हें फूलन देवी के साथ मिलने का मौका मिला। 5 दिसंबर की रात चतुर्वेदी अपनी बाइक लेकर पीहड़ों की ओर निकले, जहां चंबल नदी के किनारे खेड़न में उनकी मुलाकात मान सिंह से हुई। मान सिंह ने उनके पैर छुए और फूलन के पास ले गया। कंधे तक बाल और सर पर एक लाल रुमाल बांधे फूलन ने चतुर्वेदी के पैर छुए और साथ में 501 रुपए भी रख दिए। इसके बाद दोनों में बात शुरू हुई। फूलन ने उनके लिए चाय बनाई, लेकिन जैसे ही चतुर्वेदी ने सरेंडर की बात की, फूलन देवी गुस्से से आग बबूला होकर बोली, अब तुम्हारे कहने से मैं सरेंडर कर दूंगी? मैं फूलन देवी हूँ, मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूँ। माहौल गर्माता देखकर मान सिंह ने फूलन को शांत करवाया और चतुर्वेदी को बाकी गैंग से मिलाने ले गए। अगली दोपहर फूलन देवी ने खुद एसपी चतुर्वेदी को बाजरे की मोटी रोटी बनाकर खिलाई। जिसके बाद फूलन देवी सरेंडर के लिए राजी तो हुई, लेकिन उन्होंने पूछा, क्या गारंटी है कि कोई सरेंडर करते ही मुझे गोली ना मार दोगे? तभी चतुर्वेदी फूलन की गैंग के एक मेंबर को सीधा मुख्यमंत्री से मिलवाने ले गए, जिन्होंने खुद फूलन की सेफ्टी का दिलासा दिया। जिसके बाद
फूलन सरेंडर के लिए मान गई, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। दरअसल फूलन जानती थी कि बेमई नरसंहार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भड़की हुई है और अगर फूलन वहां गई तो उनकी हत्या हो जाएगी। इसलिए उन्होंने खुद को, अपने परिवार को और गिरोह के दाहिने हाथ यानी मान सिंह को मध्य प्रदेश लाने की बात रखी। इस दौरान यूपी पुलिस एमपी के 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लेती है और इतना ही नहीं, दोनों के बीच गोलीबारी भी होती है क्योंकि वो फूलन की कस्टडी लेना चाहते थे। ये खबर मिलते ही फूलन की गैंग एक बार फिर फरार हो जाती है क्योंकि उनके नजरिए से देखो तो ये धोखा था। उधर चतुर्वेदी पर सरेंडर के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो एक बार और फूलन से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ उनकी बीवी और छोटा बच्चा भी था। और एसपी चतुर्वेदी फूलन की गोद में अपना बच्चा रखते हुए कहते हैं कि अगर मुझ पर यकीन नहीं तो जमानत के तौर पर मेरा बच्चा रख लो। जो सुनकर फूलन देवी सरेंडर के लिए एक बार फिर तैयार हो जाती है। 13 फरवरी 1983 के दिन दोपहर को फूलन देवी 3000 लोगों की भीड़ के सामने आत्मसमर्पण करती है। समर्पण के लिए भी फूलन की एक शर्त थी, स्टेज पर महात्मा गांधी और देवी दुर्गा की तस्वीरें होनी चाहिए जो वहां मौजूद थी। अब स्टेज पर पहुंचकर फूलन अपनी राइफल और कारतूस बेल्ट उतारती है और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कदमों में रख देती है। इसके बाद वो फूलों का हार अर्जुन सिंह के गले में और एक हार देवी दुर्गा को चढ़ा देती है। फूलन को जेल ले जाया जाता है और अदालत में उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण का केस चलता है। उन्हें 11 साल जेल में रहना पड़ा, लेकिन 1993 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो वो एक बड़ा फैसला लेते हैं और फूलन पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया जाता है, जिसकी वजह से सन 1994 में फूलन देवी की रिहाई होती है और उन्हें एक नया जीवन मिलता है। जिसके बाद फूलन देवी ने उमेद सिंह नामक व्यक्ति से शादी की और 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल कर मिर्जापुर से सांसद बनी। मेरा नाम फूलन देवी है, लोग पंडित खंड के नाम से जानते हैं और हमें पता नहीं था कि इतना संघर्ष करने के बाद हम जिंदा रहेंगे और आज तक के बीच में भी पहुंचेंगे, इतना मान सम्मान भी हम पाएंगे जो हमने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी जाति के लोगों के भले के लिए कई कार्य करने शुरू किए और चंबल की पेंडेंट क्वीन अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी थी। वो अपनी सभाओं में अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करती थी। आप भी सुनिए उनका एक दर्द भरा यादगार भाषण। डाकू के नाम से जानते हैं लोग, डाकू फूलन देवी डाकू। बताओ मेरे 4 हाथ पैर है, कहते तमिल घाटी की है, तमिल घाटी की, तमिल घाटी मेरी माँ बाप है। अरे मैं माँ बाप से पैदा हुई हूँ, मेरा कसूर यही है कि मैं झोपड़ी में पैदा हुई। मेरे भाई और बहनों, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। फूलन देवी ने 1999 में एक और बार चुनाव जीता, लेकिन इस टर्म के बीच ही उनकी हत्या हो गई। दरअसल 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने फूलन देवी के घर के गेट के बाहर ही उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। जिसके बाद शेर सिंह राणा ने यह कबूल किया कि उसने फूलन